अगर सिर्फ एक मर्तबा आप ऐसे कर लेंगे तो आपका ब्रेन आपसे कहेगा अरे ये तो बिल्कुल ही सेफ़ है, मैं तो खामख़ा ही इससे डर रहा था, और आपकी एंजाइटी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। गुड मॉर्निंग। इसके पहले की वीडियो में हमने देखे थे कि एंजाइटी और फोबिया किस तरह से होता है, क्या एनाटॉमी है, क्या रीजंस हैं, और आज की वीडियो में हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन क्या है। अब हम देखेंगे कि अगर ये वाकई में हमारे अंदर भी ये बीमारी है तो हम इसे कैसे ओवरकम कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि ये सेल्फ डायग्नोजेबल भी है और बहुत बार सेल्फ क्यूरेबल भी है। बहुत बार मैंने कहा, हर बार नहीं कहा। मतलब सेल्फ डायग्नोजेबल तो ये हर बार ही है कि वे इंसान को खुद ही समझ में आने लगता है कि उसकी एंजाइटी नॉर्मल से हटकर है, यूजुअल से बढ़कर है, अनयूजुअल है, ये उसके खुद ही समझ में आने लगता है। लेकिन वो अपने आप को इससे ओवरकम करे या नहीं करे ये डिपेंड करता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि उसे साइकोलॉजिस्ट की, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है समटाइम्स उसे, और बहुत बार ऐसा होता है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से भी, मतलब थेरेपिस्ट से भी उसको फ़ायदा नहीं होता और उसे मेडिसिन भी स्टार्ट करनी पड़ती हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जाना ही होता है उसे। लेकिन उन सब के पहले क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाने से पहले हमें अपने लेवल पे क्या करना चाहिए, कि किस तरह से हम इसको ओवरकम कर सकते हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी एंजाइटी या आपका फोबिया अनयूजुअल है तो आपको एकदम अपने आप पर उसको हावी नहीं कर लेना चाहिए, अपने ऊपर तारी नहीं कर लेना चाहिए कि नहीं अरे मैं बहुत बीमार हूँ, अरे नहीं मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, मुझे ऐसा हो जाएगा। बल्कि जो हमारे रोज़ के काम है हमको उसको, वो सारी चीज़ों को वैसे ही जारी रखना चाहिए, वैसे ही शुरू रखना चाहिए। सपोज़ आपको अकेलेपन से डर लगता है और कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ कि घर के सारे लोग कहीं चले गए और आप घर में अकेले हैं, तो आप सो ही नहीं रहे, आप बेड पे ही नहीं जा रहे। सोना तो बहुत बात की बात है, आप बेड पे ही नहीं जा रहे क्योंकि आपको अकेलेपन से डर लगता है और आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप अकेले जाके सो जाएंगे तो शायद आपकी मौत हो जाए, शायद आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। तो ये नहीं होना चाहिए, आपने बेड पे जाना चाहिए, आपने नींद लेने की कोशिश करना चाहिए। दूसरे है कि आपका खाना, आपने हेल्दी फूड तो लेना ही चाहिए। इम्पॉर्टेंटली जो रूटीन का खाना है हेल्दी फूड का, ये हम एक अलग वीडियो में देखेंगे कि हेल्दी फूड क्या होता है, किन चीज़ों को कौन कौन सी चीज़ें इस कैटेगरी में आती है। लेकिन अभी जो बेसिक लाइन है हेल्दी फूड की वो ये है कि जो आपको रेगुलर ग्रेन होता है, तीनों टाइम का खाना, अगर आप जंक फूड छोड़ के अगर आप वो तीनों टाइम खाना खाते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स खाना चाहिए, बहुत सारे फ्रूट्स खाना चाहिए, तभी बहुत प्रोटीन इनरिच्ड प्रोडक्ट खाने चाहिए तो ही कहेंगे कि ये हेल्दी फूड है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपने रेगुलर अपना खाना रखना चाहिए। आपको कितनी भी एंजाइटी हो, कितना भी फोबिया हो, कितना भी आपको डर हो, आपने आपका खाना बंद नहीं करना चाहिए। खाना बंद मतलब स्किप नहीं करना चाहिए। जो तीनों टाइम का आपका खाना है वो आपने रेगुलर खाना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज तो वैसे भी जितने भी सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इवन जो फिजिकल डिसऑर्डर्स है, 20 मिनट की रोज़ाना की एक्सरसाइज हमारी कई सारी बीमारियों से हमें बचा लेती है। और नहीं तो बाद में एक बार बीमारी हो गई तो फिर उसका ट्रीटमेंट, उसकी मेडिसिन और बहुत सारी चीज़ें होती है और बहुत बार वो बीमारियां ठीक भी नहीं हो पाती, सारी उम्र हमको उसकी मेडिसिन लेनी पड़ती हैं। लेकिन अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज की हैबिट रखें, 20 से 30 मिनट्स की एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं करना चाहिए, 1 आवर की एक्सरसाइज, उससे भी बहुत सारे नुकसान होते हैं। बहरहाल हमारा वो टॉपिक नहीं है। रोज़ाना हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कि हमारे जो रिलेशंस है हमने उसका ख्याल रखना चाहिए। जिस तरह से हम हमारी नींद, हमारा खाना, हमारी एक्सरसाइज, इन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमने हमारे रिलेशंस का ख्याल रखना चाहिए कि हमारे रिलेशंस पॉजिटिव होने चाहिए। जिन लोगों के साथ हम रह रहे हैं, अपने पेरेंट्स, अपने सिबलिंग्स, अपने स्पाउस, अपने बच्चे, जिन लोगों के साथ में हम रह रहे हैं, वो जो भी रिलेटिव्स हैं हमारे, तो उनके साथ में हमारे रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो, इससे पॉजिटिविटी आती है। और जब हमारे अंदर पॉजिटिविटी होती है तो किसी भी बीमारी, चाहे वो फिज़िकल हो चाहे वो मेंटल हो, उससे लड़ने का हौसला हमारे अंदर पैदा होता है और हम वो ओवरकम कर सकते हैं।
उसके साथ ही जब आप ये चारों चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो हमें सोचना चाहिए। वैसे भी आप काउंसलर के पास में जाएंगे तो काउंसलर आपको समझाएगा ही। आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास में जाएंगे, वो आपको सीबीटी देगा, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। तो ये कॉग्निशन आपके खुद के अंदर पैदा करना चाहिए। आपने खुद को समझाना चाहिए कि ये जो सिचुएशन है या ये जो एंजाइटी है या ये जो फोबिया है ये अनयूजुअल है या अननेसेसरी है। उसके लिए आप मेडिटेशन करें उसके लिए, और ख़ुद को ये रियलाइज़ करवाएं कि ये सारी चीज़ें अनहेल्दी है और ये सारी चीज़ें गलत है, इससे आपको नुकसान पहुंच रहा है और ये सारा आपका वहम है, हकीकत ऐसी नहीं है। जिसे आप अनसेफ समझ रहे हैं वो अनसेफ नहीं बल्कि पूरी तरह से सेफ़ है। दूसरी बात ये कि वो सिचुएशन को आपको अवॉइड नहीं करना चाहिए। सपोज़ आपको बिल्ली से बहुत डर लगता है तो आप उसे हाथ लगाकर देख लीजिए, एक बार आप हिम्मत कीजिए, एक बार। आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी होगी, बहुत ज़्यादा आपको डर लगेगा, आप अपने साथ और किसी को रखिए भले से, किसी का हाथ पकड़ लीजिए आप साथ में। जब आप बिल्ली को हाथ लगा रहे हैं तो दूसरे हाथ से और किसी का हाथ पकड़ के रखिए, या और आप जो भी आपके हिम्मत जुटाने के लिए आप कर सकते हैं वो करिए, और एक बार आप उसे हाथ लगाकर देखिए। चाहे आपको कितनी भी एंजाइटी हो रही है, कितना भी आपको डर लग रहा है, आप उसे एक बार हाथ लगाकर देखिए। जैसे ही आप हाथ लगा लेंगे आपका पूरा डर, आपकी पूरी एंजाइटी चले जाएगी, क्योंकि आपका दिमाग फ़ौरन कहेगा अरे ये मैं तो खामख़ा इससे डर रहा था और ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो आई होप ये आपको सारी चीज़ें समझ आई होगी। लास्ट में मैं बिल्कुल शॉर्ट में बता देती हूँ, वैसे तो मैंने सारी चीज़ें आपको डिटेल से समझा दी है कि फ़ोबिया जो हम टेक्निकली या सिलेबस के हिसाब से देखेंगे, आंसर लिखने के लिए ये चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, बाकी तो आप सारा कुछ अच्छे से कर ही सकते हैं। कि फ़ोबिया जनरली 2 टाइप्स का होता है। स्पेसिफिक फ़ोबिया मतलब कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या और सिचुएशन को लेके फ़ोबिया होता है, ये बच्चों बड़ों किसी में भी हो सकता है। और कॉम्प्लेक्स फ़ोबिया ये इम्पॉर्टेंट जब आप अडल्ट को होने वाला फ़ोबिया ही कॉम्प्लेक्स फ़ोबिया होता है, मोर डिसरप्टिव होता है। इसमें सोशल फ़ोबिया होता है, 2 टाइप इसके होते हैं, और एगोरोफोबिया होता है। तो सोशल फ़ोबिया मतलब आपको ग्रुप में बात करने से घबराहट होती है, पब्लिक स्पीकिंग से, लोगों से मिलने में, इन सारी चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है। बहुत यानी इतना डर लगता है कि आपको फिज़िकल सिम्टम्स भी आने लगते हैं, बहुत आपको पसीना जाने लगता है, हार्ट रेट बढ़ती फील होने लगती है, आपका बीपी बढ़ जाता है, आपकी शुगर बढ़ जाती है, बहुत आप बेचैन होते हैं, आपकी ज़बान लड़खड़ाने लगती हैं। तो ये सोशल फ़ोबिया में आता है। और दूसरा एगोरोफोबिया, कोई पर्टिकुलर प्लेस या सिचुएशन से आपको डर लगता है कि आपको हर जगह से डर नहीं लगता है, लेकिन आपको एक पर्टिकुलर एरिया से डर लगता है, पर्टिकुलर आपको हर ख़तरे वाली चीज़ से डर नहीं लगता, लेकिन आपको सिर्फ पानी से डर लगता है, आपको सिर्फ पहाड़ी पे से नीचे या ऊंचाई पे से नीचे देखने से डर लगता है, आपको हर जानवर से डर नहीं लगता, लेकिन आपको सिर्फ बिल्ली से डर लगता है, कोई पर्टिकुलर प्लेस या सिचुएशन से आपको डर लगता है, तो ये एगोरोफोबिया होता है। तो यूजुअली सेल्फ डायग्नोजेबल है, ये तो मैंने ही पहले ही बताया, और उसके क्योर में सीबीटी है, सेल्फ केयर है और हेल्दी रिलेशंस है। ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में भी आपको डिफ़िकल्टी जा रही है, आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, आपकी डेली रूटीन अफेक्ट हो रही है, तो आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट कीजिए। अगर आप नागपुर से हैं तो आप मेरे क्लिनिक में भी आ सकते हैं। माइंड केयर क्लिनिक सकरदरा में है। यहाँ पर मैं तो खुद क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और साइकेट्रिस्ट भी है वहाँ पर। और वैसे नागपुर में बहुत सारे साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट हैं, आप कहीं पे भी जा सकते हैं, अलग अलग एरिया में, धनतोली, शंकर नगर, गांधी बाग, अलग अलग एरिया में साइकेट्रिस्ट, इवन सारे ही एरिया में, सीए रोड पर, नागपुर के सारे ही एरिया में आपको साइकेट्रिस्ट मिल ही जाएंगे, और काफ़ी सारे साइकोलॉजिस्ट भी हैं। और अगर आप नागपुर से बाहर के हैं तो भी आजकल तो हर सिटी में, हर बड़े सिटी में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट तो होते ही हैं, आप वहाँ पर जा ही सकते हैं। या फिर आपको कोई प्राइवेट साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट नहीं मिल रहा है तो हर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक साइकेट्री डिपार्टमेंट भी होता है, आप वहाँ पर भी जाके दिखा सकते हैं। तो बहरहाल ये तो हमारी सिलेबस रिलेटेड वीडियो थी। अगर मैंने साथ पे ये सारे पॉइंट्स भी इसलिए कवर किया कि अगर खुदा न खास्ता आप में से किसी को या आपके किसी चाहने वाले को ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं।
अगर आपको किसी तरह की कोई डिफ़िकल्टी हो रही है, कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आया है, एक्सरसाइज रिगार्डिंग आपको परेशानी जा रही है, आप कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख पा रहे हैं या आपको सारे ही क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह उस पर वीडियो बनाई जाएगी। हैव अ गुड डे।